ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। बेसिकली आजकल इंटरनेट में जो एक काफ़ी सीरियस थ्रेट होती है वो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस होती है। ठीक है, अहम टॉपिक है और इसको हमने अगले कुछ लेसन में कवर करना है। तो पहली बात तो है कि डिनायल ऑफ सर्विस होता क्या है। बाय द वे, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं है? आ रही है सर, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू हमजा। हाँ जी, तो डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा एक्शन है जिससे आपका एक कोई भी नेटवर्क या कोई सिस्टम या कोई एप्लीकेशन, ठीक है, उस पे आप इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि उनके जो ऑथराइज और वैलिड किस्म के जो यूज़र थे उनके लिए कोई फिर रिसोर्स नहीं बचती। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ है, तो मैं एक बैंडविड्थ एक लिंक के ऊपर मैं इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भेज दूँ, गार्बेज ट्रैफिक, कि जो एक्चुअल यूज़र थे इंटरनेट के, जो कि वाकई इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहते थे फॉर अपने काम के लिए, उनके लिए फिर कोई बैंडविड्थ उस लिंक के ऊपर नहीं बचती। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ये बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस होता है कि कोई इंसान किसी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को, किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उस पर जो रिसोर्सेज थी वो कोई और मलिशियस यूज़र जो है वो अपनी गार्बेज के साथ यूज़ अप कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिसोर्सेज जो हैं क्या हो सकती हैं? सीपीयू हो सकते, सीपीयू टाइम हो सकता है, सीपीयू साइकिल्स हो सकती हैं, मेमोरी हो सकती है, डिस्क स्पेस हो सकती है, बैंडविड्थ हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेसिकली एग्जॉस्ट करना मकसद होता है इस अटैक में। और रिसेंट हिस्ट्री में कौन से कोई फेमस डॉस अटैक्स हुए हैं? तो डॉस अटैक्स बड़े कॉमन हैं और हर साल मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप नेट पे देखेंगे टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 डॉस अटैक, तो आपको काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कुछ सैम्पल एग्जांपल मैंने दिए आज इस लेसन के लिए मैंने लिए, जिससे आपको नज़र आए कि ये चीज़ कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पोटेंशियली। तो पहला जो अटैक हम डिस्कस करेंगे वो था कि 2020 में फरवरी में अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन के सर्वर पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप समझे, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था। और इस अटैक में बेसिकली कोई 2.3 टेराबिट्स पर सेकंड की गार्बेज ट्रैफिक जनरेट हुई थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके घर पे जो नेटवर्क होता है वो कुछ एमबीपीएस का लिंक है। यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क होता है वो शायद कुछ गीगाबिट्स पर सेकंड का हो। तो ये जो है बेसिकली उससे 1000 टाइम्स मोर ट्रैफिक जनरेट कर रहा था। यानी आप समझें कि यूएमटी की जो ट्रैफिक जा रही होती है इंटरनेट के ऊपर, उससे कोई 1000 गुना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हुई थी। किस मकसद से? कि अमेज़ॉन के सर्वर जो हैं, अमेज़ॉन के जो लिंक्स हैं, उन्हें ओवरवेलम कर दिया जाए, उन पे इतनी कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाए कि किसी वैलिड यूज़र के लिए रिसोर्स ना बचे। ठीक है, और अमेज़ॉन का जो अपनी शील्ड थी, AWS शील्ड, उसके थ्रू फिर इस अटैक को जो है वो फिर रोका गया था। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये 2.3 टेराबिट पर सेकंड का जो अटैक था, इससे प्रीवियस जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाय द वे। इतनी मैसिव ट्रैफिक आज तक किसी डॉस अटैक में जनरेट नहीं हुई। और इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था अराउंड 1.7 टेराबिट पर सेकंड की ट्रैफिक जनरेट हुई थी एक डॉस अटैक में। तो आपको नज़र आ रहा है कि कितने मैसिव अमाउंट्स ऑफ आपकी गार्बेज जनरेट होती है। यानी इतनी आपकी, आप अंदाज़ा कर लें कि अगर यूएमटी का 1 गीगाबिट पर सेकंड का लिंक है, तो यूएमटी जैसे 1000 नेटवर्क्स जो है उनको ओवरवेलम, उनको बिल्कुल बेकार करने के लिए, उनको ब्रिंग डाउन करने के लिए ये अटैक सफिशिएंट था। इसके अलावा अगर देखें तो 2018 फरवरी में एक और अटैक हुआ था और उसमें बेसिकली 1.3 टेराबिट पर सेकंड की ट्रैफिक जनरेट हुई थी। और इस ट्रैफिक ने गिटहब के सर्वर्स को जो है बेसिकली ओवरवेलम कर दिया था। यानी गिटहब के जो सर्वर्स थे उन पे एक सेकंड में 126.9 मिलियन पैकेट्स आते थे,
और इतने ज़्यादा पैकेट्स को प्रोसेस करने में, उनसे रिलेटेड जो ट्रैफिक थी उसको मैनेज करने में आपके जो गिटहब के सर्वर्स थे वो बिल्कुल ही ओवरवेलम हो गए थे, बेकार हो गए थे। किसी और ट्रैफिक के लिए, किसी वैलिड ट्रैफिक के लिए, लीगल ट्रैफिक के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं बची थी। और इन केस किसी को नहीं पता गिटहब क्या है, तो गिटहब एक रिपोजिटरी है जिस पे लोग अपने जो कोड होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको अपलोड कर लेते हैं और वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यूजिंग गिटहब। और गिटहब पे आपस में मल्टीपल डेवलपर जो हैं एक ही प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने कोड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि अगर किसी एक ने चेंज किया है तो बाकी सारों के लिए भी वो चेंज विजिबल हो जाए। और अगर किसी की चेंज से कोई कोड ख़राब हुआ है तो फिर पुराने किसी वर्जन पे जो है फॉल बैक किया जा सके। और गिटहब जो है आजकल एक बहुत ही पॉपुलर आपकी सर्विस है और बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो गिटहब पे रिलाई कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी और टॉप की कंपनीज। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर वो सारी कंपनीज जो हैं गिटहब के सर्वर को एक्सेस ना कर पाएँ तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, और गिटहब का जो सिस्टम था वो पे अराउंड 20 मिनट्स के लिए वो एक्सेसिबल नहीं रहा था अपने वैलिड यूजर्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि डॉस अटैक जो है कितना प्रॉब्लमेटिक है और कितनी न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है और कितने डॉलर्स का रेवेन्यू का लॉस कॉज कर सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अमेजोन जो है वो पर मिनट बेसिकली चार्ज कर रहा होता है, पर जो डेटा जनरेट होता है, जितना कंज्यूम होता है, जितना नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसकी बेसिस पे अमेजोन अपने क्लाइंट्स को चार्ज करता है। तो अगर 2.3 टेराबिट्स की जो ट्रैफिक जनरेट हो रही है तो दैट मीन्स के इतने बिट्स थे जो कि क्लाइंट के जनरेट हो सकते थे पर वो क्लाइंट के नहीं हुए। क्यों? क्योंकि किसी अटैकर ने अपनी गार्बेज इसके ऊपर ट्रांसमिट की थी। तो इतने बिट्स पर सेकंड का आप अंदाजा कर लें कि इट ट्रांसलेट्स इनटू डॉलर रेवेन्यू लॉस। ठीक है, और गिटहब का भी देख लें कि कंपनीज गिटहब इस्तेमाल करती हैं, तो अगर 20 मिनट के लिए वो कंपनीज इस्तेमाल ना कर पाएँ तो आपके कस्टमर जो हैं, आपके क्लाइंट्स जो हैं, वो 20 मिनट के लिए बेसिकली एक सर्विस को यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू लॉस में ट्रांसलेट होगा। और एक आखिरी जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ वो है 2002 में, काफ़ी पुराना अटैक है कि अक्टूबर 2002 में कोई अराउंड 1 आवर के लिए ये अटैक लास्ट किया था और उसमें बेसिकली आपकी पूरी दुनिया में 13 डीएनएस रूट नेम सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, रूट नेम सर्वर क्या होता है कि बेसिकली जब भी आप फॉर एग्जांपल google.com लिख के एंटर दबाते हैं, ठीक है, तो पॉसिबली एक .com डीएनएस रूट नेम सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी जो रिस्पॉन्ड करेगा और आपको बताएगा कि google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 13 डीएनएस का मतलब है कि सारी दुनिया की जितने भी .com, .edu, .gov, .mil, .org, .io इस तरह के जितने भी डोमेन्स हैं उन सारों की रिक्वेस्ट जो है वो पोटेंशियली इन डीएनएस सर्वर को जा रही होती है। और अगर ये 13 डीएनएस सर्वर ऑफलाइन हो जाए या इनके ऊपर इतनी ट्रैफिक जनरेट हो जाए, गार्बेज ट्रैफिक, कि वो किसी को रिप्लाई ना कर सकें, तो आप समझ लें कि पूरा इंटरनेट जो है वो पॉसिबली डिस्कनेक्ट हो सकता है। यानी आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे, आप उसका डोमेन, आप उसका यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि आपको उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, और उस यूआरएल की रिक्वेस्ट किसी रूट नेम सर्वर को जाएगी, डीएनएस रूट नेम सर्वर, और डीएनएस रूट नेम सर्वर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो तब तक आप भी जो है उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये 13 डीएनएस सर्वर जो है ये ऑफलाइन हो जाते हैं या इतने ओवरवेलम हो जाते हैं कि किसी को रिस्पॉन्ड ना कर सकते, तो सारी दुनिया का कितना नुकसान होना था। आप अपनी ईमेल ना चेक कर सकते, ई कॉमर्स की वेबसाइट को एक्सेस ना कर सकते, ठीक है, आपकी यूटिलिटी वेबसाइट है, बिल पे करना होता है, आपने कोई टिकट बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रुक जाती हैं। तो अगर ये रुक जाए तो आप अंदाज़ा कर लें दुनिया का काम जो है बेसिकली
इट वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल, क्योंकि आजकल हम बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंडर डेवलप कंट्रीज जो है, लेस डेवलप कंट्रीज जो है, उनमें शायद इतना नुकसान ना हो, ठीक है। पर आपके जो वेस्टर्न जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे तो हर चीज़ ही आपकी इंटरनेट के थ्रू है। तो अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर ही नहीं सकते तो आपका सब कुछ ही रुक जाता है, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, ये जो डीएनएस अटैक था, ये वाला अटैक इतना कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि ये जिस ट्रैफिक की बेसिस, यानी जिस तरह की ट्रैफिक जनरेट हुई थी रूट सर्वर्स के ऊपर लोड डालने के लिए, वो ट्रैफिक वैसे ही कई आईएसपीज में फिल्टर आउट हो जाती है। यानी वो देखते हैं कि ये पैकेट जो है उस खास टाइप का है, तो वो उस पैकेट को वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस अटैक का इतना मसला नहीं हुआ था। पर जो पहले दो अटैक्स हैं, उसमें फिर ट्रैफिक भी उस तरह की जनरेट हुई थी कि कोई आईएसपी जो है उस ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करता, और वो उस ट्रैफिक को आगे जाने देता है। और इस वजह से, क्योंकि ब्लॉक नहीं हो रहा था, तो सारे के सारा जो लोड है वो फिर अमेजोन और गिटहब के सर्वर्स के ऊपर पड़ रहा था, ठीक है। फुल ब्रंट ऑफ द अटैक उन्होंने फेस किया था। एनी क्वेश्चंस क्लास? जहाँ पे कोई अपनी तरफ से एग्जांपल देना चाहेगा किसी फेमस डॉस अटैक का, या आप में से किसी ने खुद कोई डॉस अटैक किया? ठीक है। तो हमारे अंडरग्रेड में भी अनइंटेंशनली हम लोग डॉस अटैक कर देते थे, ठीक है। यानी बीएससी में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स कर रहे थे, तो हमें एक सर्वर असाइन होता था जिसके ऊपर सारी असाइनमेंट्स करनी होती थी पूरी क्लास में, ठीक है। तो तकरीबन कोई 150-200 बंदा जो है उस सर्वर को एक्सेस कर रहा होता था। और एक जो गलती होती थी लोगों से, वो क्या होती थी कि वो, इनकेस आप में से किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फोर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्रोसेस से आप फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस जनरेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट गलती क्या करते थे कि वो सर्वर के ऊपर जब असाइनमेंट कर रहे होते थे, तो लूप के अंदर फोर्क कर देते थे। यानी अगर कोई इन्फिनिट लूप चल रहा है तो एक प्रोसेस से इन्फिनिट और प्रोसेसेस जनरेट होती थी। और उससे क्या मसला होता था कि आप अगर एक सर्वर के ऊपर इनफाइनाइट प्रोसेसेस जनरेट करने की कोशिश करें, तो इवेंचुअली उसकी सारी रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगी और सर्वर जो है वो बैठ ही जाता था, उसमें भी कोई और नई प्रोसेस जनरेट नहीं होती थी। तो इसमें मसला क्या होता था कि वीकेंड पे अगर असाइनमेंट सबमिट करनी है किसी ने, तो किसी एक ने गलती से अगर लूप के अंदर ये कर दी है, अपना फोर्किंग शुरू कर दी है, ठीक है, या थ्रेड्स क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं, तो इवेंचुअली वो सिस्टम बैठ जाता था। फिर टीचर को मेल जाती थी कि इस सर्वर को रीस्टार्ट करें, और टीचर ने अगर वीकेंड के ऊपर ईमेल चेक नहीं की, तो फिर जिसने वीकेंड पे असाइनमेंट सबमिट करनी होती थी वो सारे जो है बेचारे बैठ जाते थे। तो ये भी एक एग्जांपल था डॉस अटैक का। ये जान के नहीं होता था, पर क्योंकि लोगों को प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो इस एक गलती से जो है वो सारों को सर्विस बनाए हो जाती थी, फिर कोई भी उस सर्वर के ऊपर काम नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है डॉस अटैक्स के, कुछ इंटेंशनल, कुछ अनइंटेंशनल, ठीक है। और अनइंटेंशनल में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि हम अगले लेसन में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अगला जो पॉइंट है वो है कि ओवर द इयर्स डॉस अटैक्स में क्या स्ट्रेंथ गेन की है, ठीक है। यानी अगर हम शुरू में देखें तो 2002 का जो ज़माना था, तब जो मैक्सिमम डॉस अटैक होता था वो 400 मेगाबिट्स पर सेकंड की ट्रैफिक जनरेट करता था नेटवर्क को या सर्वर्स को ओवरवेलम करने के लिए, ठीक है। कुछ साल बाद 2010 की बात करें तो 400 मेगाबिट्स पर सेकंड से इंक्रीज करके जो अटैक ट्रैफिक होती थी वो 100 गीगाबिट्स पर सेकंड पे पहुंच गई थी। और अभी जो हमने देखा कि 2020 में जो ट्रैफिक जनरेट हुई थी AWS के अमेजोन के सर्वर को क्रैश कराने के लिए, तो वो 2.3 टेराबिट्स पर सेकंड की ट्रैफिक थी। तो आपको नजर आ रहा है कि 10-10 सालों में आपका 1000 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 100 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है आपकी ट्रैफिक पे, ठीक है। एनी आइडियाज इसकी क्या वजह है, क्या ख्याल है क्लास?
यानी आइडियाज के इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों हुआ है? क्या वजह है कि 2002 में हम सिर्फ 400 मेगाबिट पर सेकंड ही कर सकते थे और आज का जो डॉस अटैक होता है वो 2.3 टेराबिट पर सेकंड का होता है। टेरा जो है बेसिकली गीगा से 1000 टाइम्स मोर है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली आपकी नेटवर्क कैपेसिटी जो है वो पिछले 20 सालों में बहुत बढ़ी है। यानी आज 2002 का जो ज़माना था, तब अगर आप घर पे एक नेटवर्क खरीदते थे तो कुछ किलो बिट्स पर सेकंड की आपको डाउनलोड स्पीड मिलती थी। आजकल जो है कुछ मेगा बिट्स पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड मिलती है। और अगर आप सिंगापुर जैसे मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे जो होम कनेक्शन होती है वो गीगाबिट्स में चली गई हुई है कंफर्टेबली, यानी हर गाड़ी तकरीबन गीगाबिट का पर सेकंड का कनेक्शन लेके बैठा होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी जब आनी शुरू हो गई है लोगों के पास, तो फिर अटैक के लिए भी आपके पास ज़्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। और इसमें फ्यूचर में वी कैन सी के अब क्योंकि आईओटी डिवाइसेस का ज़माना आ रहा है और बैंडविड्थ भी ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, तो अटैक स्ट्रेंथ जो है चांसेस आर कि वो अब बढ़ेगी। यानी 2020 में अगर 2.3 टेराबिट पर सेकंड का की ट्रैफिक जनरेट हुई थी, तो अगले 10 साल बाद जो है चांसेस आर कि इससे भी 1000 गुना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही हो डॉस अटैक्स के अंदर। ठीक है, वील सी के क्या होता है। और अगला पॉइंट है कि डॉस अटैक किया क्यों जाता है। ठीक है, तो एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि जान के नहीं करते, लोगों से गलती हो जाती है। यानी हम जो असाइनमेंट करते थे वो जान के मकसद नहीं होता था सर्वर को क्रैश कराना, पर क्योंकि प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो कोई या फिर गलती हो जाती, प्रोग्रामिंग आती भी हो, कोई बग आ जाती, कोई भूल जाता बंदा, तो वो एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता था। पर अगर इंटेंशनली किया जा रहा है तो उसकी वजूहत एक तो होती है फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन। यानी आप किसी कंपनी को अटैकर कह सकते हैं कि हमें इतने डॉलर दो वरना हम अटैक करेंगे तुम्हारे सर्वर्स को। ठीक है, और जो तुम्हारे वैलिड यूजर्स हैं उनको सर्व करने के लिए तुम्हारे पास बैंडविड्थ नहीं बचेगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं दराज.com कंपनी को एक्सेस करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि मुझे जो है इतने बिटकॉइंस दे दो, अगर ना दिए तो फिर मैं अटैक जो है वो स्टार्ट कर दूंगा और फिर तुम्हारी जितने जो सर्वर्स हैं वो ऑफलाइन हो जाएंगे और तुम पे अगले घंटे के लिए, अगले 10 घंटे के लिए तुम लोगों को सर्व नहीं कर सकोगे। और आप अंदाज़ा कर लें कि अगर कुछ घंटे के लिए दराज लोगों को सर्व नहीं कर सकता तो उन्हें कितना जो है रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो एक ये वजह होती है। दूसरी वजह होती है हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म का क्या मतलब है कि आप एक प्रिंसिपल के ऊपर किसी को अटैक कर रहे हैं। यानी आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो विकी लीक्स हुए थे, तो अगर कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने विकी लीक्स के खिलाफ एक्शन लिया है, तो हैक्टिविज्म का क्या मतलब है कि लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि विकी लीक्स जो है वो एक अच्छी चीज़ थी और जिन कंपनीज ने विकी लीक्स के खिलाफ एक्शन लिया है, हम अब उन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उन कंपनीज के सर्वर्स पे इतनी ट्रैफिक भेजेंगे कि वो जो है वो क्रैश ही कर जाएंगी। ठीक है, तो ये हैक्टिविज्म होता है कि आप किसी वजह से किसी कंपनी को अटैक कर रहे हैं, आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है उस कंपनी से, पर क्योंकि उन्होंने एक एक ऐसा इकदाम लिया है जिसके आप खिलाफ हैं। ठीक है, ऐसा कदम उठाया जिसके आप खिलाफ हैं, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है इन्होंने अच्छी बात नहीं की, अब हम इनसे बदला लेंगे। उसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है कि आपके रशिया, चाइना, यूएस, इसराइल, ठीक है, ये ऐसे एक मुल्क है जिनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, काफ़ी मसल भी अवेलेबल है, क्लाउड अवेलेबल है, पावरफुल है। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनका किसी के साथ दुश्मनी है तो ये उस मुल्क के सर्वर्स को डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स करना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना कहते हैं कि यूएस जो है वो हमारे पे फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहा है, तो चाइना कहते हैं ठीक है यूएस के जो बैंक्स हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स करेंगे ताकि यूएस की इकोनॉमी जो है वो भी सफ़र करे, उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सफ़र करे। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स की। और आखिरी जो चीज़ है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्यों किया जा सकता है, तो ये भी वजह हो सकती है कि आप किसी एक सिस्टम को अटैक करते हैं पर आपका मकसद उस सिस्टम को अटैक करना नहीं है। आपका मकसद क्या है कि उस सिस्टम को अटैक करके आप एक डाइवर्जन क्रिएट करें जो
लोग हैं, जो कंपनी है, जो रिसोर्सेज हैं, वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करें, और जब वो उस अटैक पे फोकस कर रहे हैं तो पीछे से आप एक एक्चुअल जो अटैक करना चाहते थे जिस सिस्टम को, आप उस पर अपना अटैक लॉन्च कर दें। ठीक है, यानी बैंक की वेबसाइट है, आप उसे अटैक कर लें। और वेबसाइट जो है, सिंपल वेबसाइट जो है जिसमें कोई ऐसा अकाउंट वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ बैंक की सर्विसेज के बारे में इश्तिहार शो करती है, तो वो अटैक को इतना प्रॉब्लमेटिक शायद ना हो, तो आप उस पर अटैक लॉन्च कर दें। अब क्या होगा, वो कंपनी जो है, उसका सारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, वो उस अटैक को फिक्स करने की कोशिश करेगा। इन द मीन टाइम आप क्या करते हैं, उस बैंक के जो एटीएम है उनको अटैक करना शुरू करते हैं। ये अब खतरनाक अटैक है, क्योंकि इसमें जो पैसे वाली इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, जहाँ लोग जो है एटीएम को इस्तेमाल ना कर पाए तो उससे बैंक का नुकसान होगा, तो वो कोई भी आपका मकसद हो सकता है। ठीक है, तो ये डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए भी डॉस अटैक किए जा सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन क्लास? और किसी ने हाथ खड़ा किया था अभी, कौन था? हमजा, एनी क्वेश्चन? यस सर, मैंने खड़ा किया था। मैंने ये पूछ रहा था कि सर पाकिस्तान में डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की कोई फेमस एग्जांपल अगर सर आपको पता हो। पाकिस्तान में पाकिस्तान की वजह से एक डिनाइल ऑफ सर्विस हुआ था। सर वो कौन ठीक है, सा? जान के नहीं, गलती से। वो क्या हुआ था, मुझे उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स भूल गई हैं, तो उसमें ये हुआ था कि कोई बैन लगाया था इन्होंने, आई थिंक यूट्यूब पे, कि किसी, आई थिंक यूट्यूब पे बैन लगाया था। ठीक है, हुकूमत ने कुछ साल पहले यस यूट्यूब सर। को पाकिस्तान में बैन कर दिया था। ठीक है, उससे उसमें गलती क्या हुई थी कि हमारे जो आईएसपी थे, जिन पे कानूनी तौर पे लाजमी था कि वो इस बैन को इम्प्लीमेंट करें, तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ की थी कि जो डीएनएस की एंट्रीज होती है ना, जी सर। उनमें से यूट्यूब को आई थिंक बाहर शायद निकाल दिया था। इस तरह की कोई ओके। चीज़ हुई थी। और तो मसला सर क्या हुआ, तो एक मिनट, कि कुछ मुल्कों की ट्रैफिक जो थी ना, वो उन्होंने फिर एक और गलती, मुझे एग्जैक्ट भूल है, पर एक और गलती क्या हुई थी कि बाकी मुल्कों में उन्होंने अनाउंस को इस तरह का, बेसिकली डीएनएस में क्या होता है, आप सॉरी डीएनएस नहीं, आपकी राउटिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली आप बाकी की दुनिया को अनाउंस करते हैं कि हमारे थ्रू इस वेबसाइट को रीच किया जा सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या था, एक तरफ उन्होंने यूट्यूब को बैन कर दिया, और दूसरी तरफ गलती से उन्होंने बाकी के जो ममालिक हैं उनकी आईएसपी के साथ जो हमारी कनेक्शन थी उस पर अनाउंस कर दिया कि यूट्यूब हमारे थ्रू रीचेबल है एट ए लोअर कॉस्ट। तो उन ममालिक के जो आईएसपी थे उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान के थ्रू राउट करें ट्रैफिक तो हमें सस्ता पड़ेगा, तो उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू यूट्यूब को रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है। और पाकिस्तान के अंदर बैन था, तो हो क्या रहा था कि सारी दुनिया, ये दुनिया के डिफरेंट ममालिक से यूट्यूब की वीडियो की जो भी रिक्वेस्ट आनी होती थी वो पाकिस्तान के थ्रू जाती थी, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बैन था तो वो उस रिक्वेस्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देते थे, वो आगे यूट्यूब के सर्वर पे फॉरवर्ड नहीं करते थे। तो हो क्या रहा था कि रिक्वेस्ट आके जो है वहीं पे दफन हो जाती थी। अब इसकी वजह से ओके। क्या हो रहा था कि यूट्यूब के सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जानी थी वो नहीं जा पा रही थी, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया। समझ आइए? यस सर, आ गई समझ। यानी मैं एक ब्रॉड लेवल पे आपसे बात की है, एग्जैक्ट इस अटैक तो था नहीं, ये गलती हुई थी, इस गलती की एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता, पर जो ब्रॉड लेवल पे मुझे आइडिया है वो यही था कि पाकिस्तान ने खुद बैन लगा दिया था, और पाकिस्तान के आईएसपी, दुनिया के आईएसपी को कह रहे थे कि हमारे थ्रू जो है तुम यूट्यूब को पैकेट भेज सकते हो, और यूट्यूब के पैकेट तुम्हारे तक हमारे थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो लोग फिर अपना यूट्यूब की वीडियो की रिक्वेस्ट पाकिस्तान के आईएसपी के थ्रू सर्वर को भेजते थे, और पाकिस्तान के आईएसपी उसे ड्रॉप कर देते थे क्योंकि यूट्यूब बैन था। तो फिर यूट्यूब की काफ़ी जो है ना ट्रैफिक ड्रॉप हो गई थी, और यूट्यूब की ट्रैफिक ड्रॉप होने से आप अंदाज़ा कर लें कि यूट्यूब में अगर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो है हर मिनट में वीडियोस को देख रहे हैं,
तो आप अंदाज़ा करें कि कितना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर पाकिस्तान की एक गलती की वजह से उनकी आधी ट्रैफिक ड्रॉप हो गई है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उनका आधा रेवेन्यू जो है वो लॉस हो गया, 50% रेवेन्यू लॉस हो जाएगा अगर 50% ट्रैफिक कम हो गई है। समझ आई है? तो ये काफ़ी सीरियस इशू हुआ था। जी सर, आ पर गया। ये पर ये थी गलती, ये जान के नहीं किया था, ये बेवकूफ़ी थी। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। अगला पॉइंट है कि डॉस के डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है, एक टारगेट हो सकता है नेटवर्क बैंडविड्थ, यानी बेसिकली आप किस किस रिसोर्स को टारगेट करना चाहते हैं। एक आप नेटवर्क की रिसोर्सेज को टारगेट करना चाहते हैं, नेटवर्क की बैंडविड्थ को आप टारगेट करना चाहते हैं कि आपकी जो नेटवर्क पे लिंक्स हैं उन पे आप इतनी गार्बेज ट्रैफिक भेजें कि किसी और के लिए उस लिंक के ऊपर अपनी वैलिड ट्रैफिक भेजने के लिए कैपेसिटी ना बचे। दूसरा आपका टारगेट हो सकता है सिस्टम रिसोर्स, क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम या आप हार्ड डिस्क वगैरह को या मेमोरी को या सीपीयू को आप टारगेट करें ताकि वो जो है उसकी कैपेसिटी ना बचे बाकियों को सर्व करने के लिए। और तीसरा जो टारगेट हो सकता है वो होता है एप्लीकेशन रिसोर्सेज का, यानी आपकी एप्लीकेशन क्या होती है, आपकी कोई वेब सर्वर है, वेब सर्वर इज एन एप्लीकेशन। तो आप फॉर एग्जांपल उसे इतना ओवरवेलम कर दें गार्बेज से कि वो अपने वैलिड यूजर्स को रिस्पॉन्ड ना कर सके। ठीक है, तो अब इस पर फर्दर बात करते हैं। तो नेटवर्क बैंडविड्थ को अगर अटैक करना है तो इस डॉस अटैक का टारगेट क्या होगा कि नेटवर्क बैंडविड्थ जो है उसे ओवरवेलम करना है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस लिंक होता है उसकी बैंडविड्थ को जो है आपने ओवरवेलम करना है। होता क्या है, बेसिकली आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप अपने घर का एग्जांपल लेना, ठीक है, आपके घर का जो कनेक्शन है आईएसपी के साथ वो कुछ किलोबिट पर सेकंड का होगा या कुछ मेगाबिट पर सेकंड का होगा। ठीक है, और जो आईएसपी के अपने लिंक्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ या फिर आईएसपी के दूसरे आईएसपी के साथ लिंक्स होते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो तो गीगाबिट्स में होती है, 10 गीगाबिट्स में, 100 गीगाबिट्स में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मसला क्या है, यानी मसला ये है कि आईएसपी के लिंक्स जो है उनके पास इतनी पावर है कि वो काफ़ी गीगाबिट्स ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर सकें, पर आपके घर का जो लिंक है उसमें सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ किलो बिट्स या कुछ मेगा बिट्स पर सेकंड की ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। तो अब किसी तरीके से ऐसा अगर अटैक हो जाए कि आईएसपी के सारे लिंक्स जो हैं उन पे ट्रैफिक जाए, पर उस ट्रैफिक की जो डेस्टिनेशन हो वो आपके घर का लिंक हो, तो अब क्या होगा कि आईएसपी में तो काफ़ी गीगाबिट्स की ट्रैफिक ट्रांसमिट हो सकती है, पर वो सारी ट्रैफिक अगर ट्रांसमिट हो रही है आपके घर के लिंक की तरफ और आपके घर के अंदर तो सिर्फ कुछ किलो बिट्स या मेगा बिट्स की कैपेसिटी है, तो अब क्या होगा, इनकमिंग ट्रैफिक ज़्यादा है आपके घर पे, घर के लिंक पे, और आपके घर के लिंक पे जो ट्रैफिक अब्जॉर्ब हो रही है, जो डिलीवर हो रही है, जो आउट गोइंग हो रही है, वो कैपेसिटी कम है। तो आपका जो घर का राउटर है, जो घर का लिंक है, उस पे पहले तो क्यू बननी शुरू होगी, उसके बाद जब क्यू फुल हो जाएगी तो फिर पैकेट लॉस होने शुरू हो जाएंगे। अब इससे क्या मसला होगा कि आपकी इतनी बैंडविड्थ जो है गार्बेज ट्रैफिक की वजह से यूज अप हो रही है कि आप अगर अपने घर पे कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, ईमेल चेक करना चाहते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके लिंक के ऊपर गार्बेज ट्रैफिक अटैकर जो है वो भेजी जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अटैकिंग होती है अगर आप नेटवर्क बैंडविड्थ को अटैक करना है। दूसरा अटैक होता है अगर आप सिस्टम रिसोर्सेज को अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि आपका बेसिकली ये डॉस अटैक क्या करता है कि सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इतना ओवरवेलम कर देता है, उन पर इतनी ट्रैफिक भेजता है, इतना ओवरलोड कर देता है कि या तो वो स्लो डाउन हो जाएगा और बाकी वैलिड यूजर को सर्व नहीं कर पाएगा, या फिर वो बिल्कुल क्रैश ही कर जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे बेसिकली आपका फिर गोल ये नहीं होता कि आपने बैंडविड्थ कंज्यूम करनी है,
जहाँ फिर आपका गोल होता है कि आपने इस तरीके से पैकेट भेजने हैं कि आपका जो एंड सिस्टम है जिसे आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो बफर्स हैं वो ओवरफ्लो कर जाए, या उसके ऊपर जो कनेक्शन के जो टेबल मेंटेन हो रहे होते हैं वो ओवरफ्लो कर जाए, या कोई और मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है वो ओवरफ्लो कर जाए, ठीक है। जहाँ फिर जो आपका डिस्क है वो इतनी ज़्यादा यूज अप होनी शुरू हो जाए हार्ड डिस्क के कुछ और सिस्टम कर ही ना पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस में कि अगर आप सिस्टम की रिसोर्सेज को अटैक कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल है पॉइजन पैकेट का। पॉइजन पैकेट क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम रिसोर्स अटैक है कि अटैकर जो है वो सिस्टम को, मशीन को एक ऐसा पैकेट भेजता है, उस पैकेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उस सिस्टम के अंदर किसी वेल नोन बग को ट्रिगर कर देता है, और वो यानी जो सिस्टम का जो नेटवर्क पैकेट्स हैंडल करने वाली सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऐसा बग ट्रिगर होगा कि वो पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा, और सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो उसका मतलब है कि आप वो ना कोई काम कर सकते हैं ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं टिल सच टाइम कि उस सिस्टम को रीबूट किया जाए, दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए। और इसका एक एग्जांपल है पिंग ऑफ डेथ अटैक, ठीक है। कुछ साल पहले एक अटैक पॉसिबल होता था, इसमें क्या करते थे कि बेसिकली याद रखें पुराने ज़माने में जो IPv4 है उसमें जो पैकेट साइज होता है वो पैकेट साइज, मैक्सिमम पैकेट साइज जो है वो 65,535 बाइट्स है। IPv4 में इससे बड़ा पैकेट नहीं हो सकता था, V6 में हो सकता है, V4 में नहीं हो सकता था। तो इस, ठीक है। अच्छा, और दूसरी क्या चीज होती थी कि आपका, इन केस आप लोगों ने नेटवर्क्स अगर पढ़ी हुई है किसी ने, तो नेटवर्क्स में एक कॉन्सेप्ट आपने किया होगा पैकेट फ्रेगमेंटेशन का, कि अगर आपके राउटर पे एक पैकेट आया है आईपी का जो कि आईपी के वैलिड साइज के अंदर है, यानी 65,535 का पैकेट है बेशक, पर राउटर जो है वो इतना बड़ा पैकेट जो है उसे प्रोसेस नहीं कर सकता। राउटर जो है वो छोटे पैकेट ही प्रोसेस कर सकता है। तो राउटर क्या करेगा, इस बड़े पैकेट को छोटे पैकेट के अंदर स्प्लिट कर देता है, ठीक है, और इन पैकेट्स को आगे भेज देता है। अब क्या होगा कि जब ये पैकेट एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो एंड डेस्टिनेशन क्या करती है, वो इन सारे पैकेट्स को जो फ्रेगमेंट्स थे इन्हें जोड़ेगी, आपस में चिपकाएगी, और जोड़ने के बाद जो ओरिजिनल पैकेट है वो फिर उसे सिस्टम को मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली IPv4 और IPv4 फ्रेगमेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अब इस इंफॉर्मेशन को अटैकर कैसे यूज करता है, इस नॉलेज को अटैकर कैसे फायदा उठाता है, तो पिंग ऑफ डेथ में अटैकर क्या करता है कि वो छोटे एक पैकेट बनाता है पर ट्रांसमिट क्या करता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट का साइज इतना होता है कि वो खुद तो छोटे होंगे पर उन्हें जब एंड मशीन के ऊपर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मर्ज किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा, तो उनका जो टोटल साइज होगा वो 65,535 बाइट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी समझ आइए कि लेट सपोज आपने जो है 10,000 बाइट के 7 पैकेट फ्रैगमेंट जो है आपने ट्रांसमिट किया। अब फ्रैगमेंट का मतलब है कि ये सारे फ्रैगमेंट जो है एंड मशीन पे जाके दोबारा से रीफ्रैगमेंट किए जाएंगे, यानी जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब जोड़ने का क्या मतलब है कि अगर 7 पैकेट है, हर पैकेट का साइज 10,000 बाइट है, तो जो जुड़ा हुआ पैकेट बनेगा फाइनल, उसका जो साइज होगा वो 70,000 बाइट्स हो जाएगा। पर हमने देखे कि IPv4 जो है उसमें मैक्सिमम पैकेट साइज जो अलाउड है वो 65,535 है। तो अब क्या होगा कि पिंग ऑफ डेथ के केस में फिर क्या होता था कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि इस सिनेरियो को हैंडल नहीं करते थे। तो क्योंकि वो हैंडल नहीं करते थे तो फिर क्या होता था कि जब फॉर एग्जांपल 70,000 बाइट का पैकेट बना है तो वो बफर ओवरफ्लो कर जाता था और आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकता था, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आइए, ये बेसिकली एक पॉइजन पैकेट टाइप का अटैक है कि आपने एक ऐसा पैकेट भेजा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है
कि इवेंचुअली वो एंड मशीन के ऊपर एक ऐसी बग को ट्रिगर करेगा कि एंड मशीन क्रैश कर जाएगी, और एंड मशीन अगर क्रैश कर गई तो वो जिस चीज को सर्व कर रहा था उन लोगों को अब सर्व नहीं कर सकेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? तो जहाँ पे आपको एक और चीज नजर आती है कि अटैकर जो होते हैं उसका दिमाग कितना तेज होता है। यानी अटैकर ने देखा कि आईपी वर्जन 4 में जो है पैकेट साइज 65,535 अलाउड है, और उसने देखा कि IPv4 में फ्रेगमेंटेशन की भी इजाजत होती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इन पैकेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट भेजूं जान के, और ऐसे फ्रेगमेंट को स्ट्रक्चर करूं कि एंड मशीन के ऊपर वो जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद उनका साइज एक्सीड कर जाए IPv4 के लिमिट को, तो उससे क्या होगा। और उससे फिर उन्हें नजर आ गया कि आपकी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर जाता था। ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक काफ़ी यानी एक इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं अटैक है। ठीक है, और आखिरी जो अटैक रिसोर्स होती है वो होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल वेब सर्वर जो है, तो इसे अटैक करने का, डॉस अटैक करने का क्या मतलब है कि आप इसे वैलिड रिक्वेस्ट भेजेंगे, पर ऐसी रिक्वेस्ट होगी कि वो उस एंड एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो यूज़ अप कर जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है, तो मैं एक ऐसी डेटाबेस क्वेरी बनाता हूँ जो कि बिल्कुल वैलिड है, लीगल क्वेरी है, पर वो क्वेरी जो है वो बहुत ज़्यादा उसे डेटाबेस में सर्च करना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, और बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट करना पड़ रहा है। तो अब उससे क्या होगा कि वो क्वेरी जो है रन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अब अगर मैं ऐसी 1000 क्वेरीज भेज देता हूँ, तो मसला क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा वो डेटाबेस सर्वर मुझे रिस्पॉन्ड करने में, और उस टाइम में कोई और अपनी क्वेरीज को उस डेटाबेस सर्वर पे रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वैलिड यूजर थे उन बेचारों की रिक्वेस्ट सर्व नहीं होगी, और मेरी जो बिल्कुल गार्बेज किस्म की यूजलेस क्वेरी थी, वो अटैकर जो है उसकी यूजलेस क्वेरी जो है वो इतना ज़्यादा टाइम ले जाएगी, इतना टाइम कंज्यूम करेगी सर्वर पे, कि किसी और के लिए कोई टाइम बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली आपके टारगेट्स होते हैं जिन्हें डॉस अटैक में इम्पैक्ट किया जाता है। अब हम दो एग्जांपल देखते हैं क्लासिकल डॉस अटैक्स के। ठीक है, एक एग्जांपल है सिंपल नेटवर्क फ्लडिंग। सिंपल नेटवर्क फ्लडिंग में क्या होता है कि आपका जो इस तरह का जो अटैक है ये नेटवर्क की बैंडविड्थ को टारगेट करता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक अटैकर है जिसके पास बहुत हाई बैंडविड्थ अवेलेबल है, और विक्टिम जो है उसके पास इतनी हाई बैंडविड्थ लिंक अवेलेबल नहीं है। तो अटैकर सिंपली क्या करेगा, वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भेजेगा, अपने मैक्सिमम रेट पे ट्रैफिक भेजेगा विक्टिम को। अब क्योंकि अटैकर की बैंडविड्थ ज़्यादा है और विक्टिम की बैंडविड्थ कम है, तो अगर अटैकर मैक्सिमम रेट पे ट्रांसमिट कर रहा है तो बहुत जल्द विक्टिम की जो कैपेसिटी है वो सारी यूज अप हो जाएगी, क्यू बननी शुरू हो जाएगी और पैकेट लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल है कि इतनी ट्रैफिक अटैकर जनरेट कैसे कर सकता है। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि वो पिंग कमांड जो है वो भेजनी शुरू करता है। पिंग का क्या मतलब है, किसी को पता है पिंग कमांड क्या करती है? क्लास किसी ने पिंग इस्तेमाल किया है? पिंग होता क्या है? सर देखी हुई है, इस्तेमाल तो कोई ऐसा नहीं की हुई आपके आपके प्रोफेशनल। ख्याल में पिंग क्या करती है आपके ख्याल में? सर पिंग के वर्ड से जो मुझे मीनिंग समझ आ रहा है, मतलब एक चीज को इन्फॉर्म करना या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना ही है, मतलब पिंग करना, हिलाना, जगाना, इस तरह कुछ करके समझ आ रहा है। चले आप थोड़ा करीब पहुंचे हैं। ठीक है, पिंग बेसिकली क्या करता है कि आप किसी सर्वर को एक पिंग मैसेज अगर भेजते हैं ना, तो वो आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, और उस रिस्पॉन्स से आपको दो चीज़ें फिर पता लग जाती हैं। नंबर वन, कि सर्वर जिंदा है, वो चल रहा है। ठीक है, नंबर टू, कि राउंड ट्रिप टाइम कितना लग रहा है, कि आपसे सर्वर तक और सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो आप मेजर कर सकते हैं। और यानी गेम में आप देखते हैं कि आपको नजर आ रहा होता है गेम की पिंग क्या है। तो पिंग का यही मतलब होता है कि आपसे लेके सर्वर तक और सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आने में कितने मिली सेकेंड लग रहे हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो जितने कम मिली सेकेंड लगेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड लग रहे हैं तो आपकी गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगी, स्लो हो जाएगी और फंस फंस के चलेगी। ठीक है, तो ये पिंग का बेसिक मकसद होता है, और ये काफ़ी मशीन पे पिंग चल रहा होता है। आप एक काम करें, अपने कमांड लाइन पे जाके ट्राई करें पिंग
और आगे www.umt.edu.pk लिख के एंटर दबा दें। अगर आपके पास पिंग इंस्टॉल्ड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूजली विंडोज़ में होता है, तो वो आपको बता देगा कि आपसे लेके यूएमटी के सर्वर तक और यूएमटी से वापस रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये पिंग है, वैलिड एप्लीकेशन है। अगर अटैकर जो है वो बस पिंग ही करना शुरू हो जाए विक्टिम को, तो वो पिंग का जवाब देने में उसकी इतनी ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी कि बेसिकली आपका जो कैपेसिटी है वो ओवरवेलम हो जाएगी नेटवर्क की। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अटैकर है वो जो पैकेट भेज रहा है, उन पैकेट्स के अंदर अटैकर का अपना सोर्स आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, यानी अगर आपने नेटवर्क पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नेटवर्क में जो भी आप पैकेट भेजते हैं उसका एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और एक सोर्स एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस वो है जिसे पैकेट जाना चाहिए, सोर्स एड्रेस वो है जो कि पैकेट को भेज रहा है। तो अगर आप पिंग पैकेट भी भेजी जा रहे हैं तो क्या होगा कि आपका हर पैकेट के अंदर आपका आईपी एड्रेस पड़ा होगा। अब उसके दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि अटैकर आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, पता लग जाएगा कि किसने अटैक किया और फिर पुलिस उसको पकड़ सकती है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। दूसरा मसला क्या होता है कि आप इस बेसिस पे आइडेंटिफाई, अगर आपको नजर आ रहा है कि एक ही एड्रेस से बेतुकी ट्रैफिक बार बार आई जा रही है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि चांसेस आर कि ये अटैक है, और फिर वो आपकी ट्रैफिक को वहीं पे ड्रॉप करना शुरू कर देगा, कहेगा कि ये तो बेकार गार्बेज ट्रैफिक है, इसे इग्नोर कर दो। ठीक है, तो फिर अटैक को जो है रोका जा सकता है। और तीसरा मसला क्या है कि अगर आप अटैक कर रहे हैं, अटैकर कोई ट्रैफिक भेज रहा है और उसके सोर्स में अपना आईपी एड्रेस है, तो जो रिस्पॉन्स पैकेट आएगा वो उसी के आईपी एड्रेस पे जाएगा। तो यहाँ पे मसला क्या है कि अटैकर अगर विक्टिम को अटैक कर रहा है तो विक्टिम की तरफ से जो पैकेट आ रहे होंगे वो फिर अटैकर को भी अटैकर पे भी लोड पैदा करेंगे। तो अटैकर आइडियली चाहता है कि मेरी मशीन के ऊपर लोड ना हो, सिर्फ विक्टिम के ऊपर ही लोड हो, मेरा नेटवर्क ओवरवेलम ना हो। तो उसका फिर क्या सोल्यूशन होता है कि जो अटैकर है वो सोर्स एड्रेस स्पूफिंग करता है। सोर्स एड्रेस स्पूफिंग का क्या मतलब है कि अटैकर जो भी पैकेट भेजेगा विक्टिम को, उसमें वो सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो अपना नहीं डालेगा, वो किसी और का रैंडम आईपी एड्रेस डाल देगा। और मेजॉरिटी जो डॉस अटैक्स होते हैं उसके अंदर यही अप्रोच इस्तेमाल की जाती है कि सोर्स एड्रेस जो है वो किसी और का डाल दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स एड्रेस स्पूफिंग। अब इससे ये बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है, यानी या तो आपका मशीन जो है उस पर अगर आपको एक्सेस है, रूट एक्सेस है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक रॉ सॉकेट बनाएंगे और रॉ सॉकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो आप अपनी मर्जी से बता देंगे क्या होना चाहिए। ठीक है, और अगर रॉ सॉकेट नहीं है तो फिर दूसरी, यानी उसमें फीचर अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी चीज़ क्या की जा सकती है कि आप अपना जो आपका नेटवर्क का डिवाइस ड्राइवर है आप उसे मॉडिफाई ऐसे कर दें कि वो आईपी एड्रेस जो है वो आपकी मशीन की बजाय किसी और का आईपी एड्रेस डाल दे पैकेट में। ठीक है, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब इससे क्या होगा कि आप अटैक करेंगे विक्टिम को, और विक्टिम के जो रिस्पॉन्स पैकेट है वो फिर जो फेक आईपी एड्रेसेस आपने डाले हुए हैं वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सेज जाएंगी। तो जो लोड होगा वो आपकी मशीन पे नहीं होगा, वो फिर बेचारे जो दूसरा स्पूफ्ड जो है उन बेचारों की मशीन पे लोड होना शुरू हो जाएगा। और पुलिस भी अगर पकड़ना चाहेगी तो वो फिर आपको नहीं पकड़ सकेगी, वो फिर जो स्पूफ्ड आईपी एड्रेसेस थे वो उन मशीन पे जाके देखेगी कि मसला क्या है। ठीक है क्लास, तो ये एक सिंपल नेटवर्क फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चन? यानी एक सिंपल अटैक है जिससे आप डॉस कर सकते हैं, और ये आप कर सकते हैं। अभी अगर आप एक कोड लिखें जिससे आप यूएमटी के सर्वर को बस एक लूप के अंदर फॉर एग्जांपल पिंग करी जा रहे हैं, तो क्या होगा कि यूएमटी के सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी। पर हैविंग सेड दैट वो फिर आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप डिनाइल ऑफ सर्विस कर रहे हैं और फिर वो आपको ब्लॉक कर सकता है और आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, लीगल एक्शन। और दूसरी बात यह है कि चांसेस है कि आपके घर की कैपेसिटी कम है और यूएमटी का जो अपना एक्सेस लिंक है उसकी कैपेसिटी, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगी, तो चांसेस है कि शायद आप उसे इतनी तकलीफ पहुंचा भी ना सकें। ठीक है, तो ये क्लासिकल डॉस अटैक हो गया। एनी क्वेश्चन या शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट,
मूविंग ऑन देन, आखिरी जो हमने अटैक देखना है क्लासिकल डॉस अटैक, वो है सिन स्पूफिंग अटैक। ठीक है, ये क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये अटैक जो है ये बैंडविड्थ को नहीं करता, नेटवर्क कैपेसिटी को नहीं ये अटैक करता, ये सिस्टम की रिसोर्सेज को अटैक करता है। ठीक है, और इसे समझने के लिए पहले एक क्विक रिकैप करें कि जिन लोगों ने नेटवर्क्स पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा कि अगर आपने आपकी मशीन, अगर क्लाइंट और सर्वर ने आपस में एक टीसीपी का कनेक्शन बनाना है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसमिशन हो सके, तो उसका तरीका कार क्या होता है कि सबसे पहले एक टीसीपी 3-वे हैंडशेक होना होता है। यानी क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है जिसके अंदर सिन बिट सेट होती है, यानी टीसीपी हेडर में एक सिन बिट की जगह होती है, तो वो सिन बिट जो है वो फ्लैग जो है वो ट्रू कर दिया जाता है। तो क्लाइंट जब सिन बिट के साथ एक पैकेट भेजता है तो सर्वर को पता लग जाता है कि क्लाइंट मेरे साथ एक कनेक्शन खोलना चाह रहा है, और उस रिक्वेस्ट में बाय द वे क्लाइंट जो है कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी सेंड करता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहते हैं कि मेरा अपना बफर स्पेस कितनी है, ठीक है, क्लाइंट और इंफॉर्मेशन भी कंजेशन विंडो वगैरह की इंफॉर्मेशन शेयर आई थिंक कर सकता है, और काफ़ी और इंफॉर्मेशन भी है जो कि क्लाइंट कन्वे कर देता है सर्वर को। उसके अलावा कोई सीक्वेंस नंबर होता है पैकेट का, तो वो भी क्लाइंट सर्वर को बता देता है। अब क्या होगा, अब सर्वर जो है, एक तो सर्वर पे बाय द वे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक टीसीपी कनेक्शन टेबल मैनेज कर रहा होता है जिसमें जितने भी टीसीपी एक्टिव कनेक्शन हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो बेसिकली क्लाइंट की सर्वर से जब सिन पैकेट आया है तो क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन भेजी थी वो सर्वर जो है उस इंफॉर्मेशन को अपने टीसीपी कनेक्शन टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, एक रिप्लाई रिस्पॉन्स पैकेट भेजेगा क्लाइंट को जिसके अंदर सिन और एक एक्नॉलेजमेंट बिट दोनों सेट होंगी, और इसके साथ अपनी भी कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, फॉर एग्जांपल बफर साइज, सीक्वेंस नंबर वगैरह, तो वो भी क्लाइंट को भेज देगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब आखिरी स्टेप में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक रिस्पॉन्स पैकेट भेजेगा जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट एक बिट सेट होगी। ठीक है, और ये पैकेट जब सर्वर को मिलेगा तो सर्वर समझ जाएगा कि क्लाइंट जो है वो बेसिकली मेरा और क्लाइंट का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, और फिर जो है क्लाइंट और सर्वर आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर दिस टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, अटैक क्या होता है, सिन अटैक में क्या होता है, सिन स्पूफिंग अटैक में सॉरी, कि अटैकर जो है वो सर्वर को एक सिन पैकेट भेजता है। सिन पैकेट भेजने का मतलब है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक टीसीपी का कनेक्शन बनाना चाहता हूं। ठीक है, पर अटैकर क्या करेगा कि उस पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन सॉरी उस पैकेट के अंदर जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो अटैकर अपना नहीं डालेगा, वो अटैकर कोई रैंडमली किसी और का आईपी एड्रेस डाल देगा। ठीक है, अब इसमें मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि सर्वर जो है, सर्वर को जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो एक सिन एक पैकेट जनरेट करेगा। ठीक है, और वो सिन एक पैकेट जो है वो रिस्पॉन्ड कर देगा, वापस भेज देगा। वापस किसे भेजेगा, वापस उस आईपी एड्रेस को भेजेगा जो कि सिन पैकेट के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस था। और वो याद रखें कि अटैकर ने अपना नहीं डाला, वो अटैकर ने किसी और का रैंडमली डाल दिया। तो बेसिकली फिर हो क्या रहा है कि सर्वर का जो रिस्पॉन्स जा रहा है वो स्पूफ्ड क्लाइंट को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात याद रखें कि सर्वर को जब रिक्वेस्ट आई है, सिन पैकेट आया है, तो सर्वर ने अपने टीसीपी कनेक्शन के टेबल के अंदर एक नई एंट्री बना दी है और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है। ठीक है, अब जब सर्वर ने सिन एक पैकेट भेजा है स्पूफ्ड क्लाइंट को गलती से, तो स्पूफ्ड क्लाइंट जो है वो तो कहेगा कि मैंने तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, तो सर्वर की मुझे सिन एक भेज रहा है, तो स्पूफ क्लाइंट जो है वो उसे इग्नोर कर देगा, वो कहेगा कि मैंने तो कनेक्शन नहीं बनानी, तो वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखें, इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ तो स्पूफ यानी स्पूफ क्लाइंट जो है
या तो सर्वर को एक पैकेट भेज सकता है जिसके अंदर RST फ्लैग सेट होगा, और ये फ्लैग बेसिकली सर्वर को बताता है कि तुमने मेरे साथ मुझे एक सिन एक्ट भेजा है, पर मैंने तो तुम्हें कोई सिन नहीं भेजा था, तो चांसेस आर कि तुम्हें कोई अटैक कर रहा है, ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, ये पैकेट लाजमी नहीं है कि हर स्पूफ क्लाइंट भेजे। कुछ स्पूफ क्लाइंट क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मुझे सिन एक्ट पैकेट आए, ठीक है, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, मैं कुछ भी एक्शन नहीं लेता, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो इन एनी केस फिर मसला क्या होगा कि सर्वर जो है वो एक दफ़ा सिन एक्ट भेजेगा स्पूफ क्लाइंट को, उसकी रिस्पॉन्स नहीं आएगी, तो टाइम आउट के बाद वो अज्यूम करेगा कि शायद पैकेट लॉस हो गया था, तो सर्वर दोबारा वही सिन एक्ट पैकेट भेजेगा, और इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स वो अटेम्प्ट करेगा ट्रांसमिशन, और किसी भी दफ़ा उसे रिस्पॉन्स नहीं आएगी। इवेंचुअली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिमिट सेट किया होता है, उस लिमिट के बाद सर्वर जो है ट्राई करना छोड़ देगा। और मसला क्या है कि अटैकर जो है वो सिर्फ एक सिन पैकेट नहीं भेजता सर्वर को, अटैकर जो है सर्वर को मल्टीपल सिन पैकेट भेजेगा, और हर सिन पैकेट के अंदर जो IP एड्रेस होगा, सोर्स IP एड्रेस, वो कोई फर्क, बाकियों से फर्क होगा। तो बेसिकली मल्टीपल डिफरेंट स्पूफ्ड क्लाइंट जो है वो अटैकर कॉज करेगा, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, अटैकर के मल्टीपल सिन पैकेट्स आए सर्वर को, सर्वर और उन हर पैकेट के अंदर जो सोर्स IP एड्रेस था वो फर्क था, सर्वर ने हर सिन पैकेट की कॉरेस्पॉन्डिंग अपने कनेक्शन टेबल में एंट्री बनाई, और फिर देखा कि इस पैकेट में सोर्स IP एड्रेस क्या है, और उस IP एड्रेस को एक सिन एक्ट पैकेट भेज दिया। अब इतनी ज़्यादा कनेक्शन टेबल में एंट्रीज बन जाएंगी कि इवेंचुअली वो टेबल फुल हो जाएगा और किसी नई कनेक्शन के लिए जगह नहीं बचेगी। अब इसमें मसला क्या है कि अगर कोई वैलिड यूज़र अपनी कनेक्शन बनाना चाहता है, सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो उस टेबल में जगह ही नहीं होगी कि कनेक्शन बन सके, और सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिम स्पूफिंग अटैक होता है, और ये भी आपने देखा है कि अटैकर जो है उसने बेसिकली प्रोटोकॉल के बिहेवियर को समझा, इंटेलिजेंट था, उसने बिहेवियर को समझा, और उस बिहेवियर में उसे नज़र आ गया कि एक वीकनेस है, और उसने फिर उस वीकनेस को इस्तेमाल करते हुए सर्वर को अटैक किया, ठीक है। और याद रखें कि यहाँ पे जो है फ्लडिंग अटैक में तो क्लाइंट को जो है इतने ज़्यादा अटैकर को इतने ज़्यादा पैकेट भेजने पड़ रहे थे कि शायद उसकी अपनी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती। पर इस केस में क्या हो रहा है कि अटैकर जो है वो मल्टीपल पैकेट भेजता है, पर वो इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सर्वर जो है वो उन पैकेट्स की बेसिस पे सिन एक्ट पैकेट भेजी जाएगा, और जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होती वो रीट्रांसमिशन ट्राई करी जाएगा सर्वर। ये रीट्रांसमिशन अटैकर को नहीं करनी पड़ी, सर्वर को करनी पड़ी है। तो जो बैंडविड्थ का लोड भी है वो सर्वर पे पड़ रहा है, वो अटैकर पे नहीं पड़ रहा, ठीक है क्लास। तो ये बेसिकली हमने आज देखा है कि डॉस अटैक होता क्या है, उसका मसला क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक है, और फिर हमने देखा है कि वो टारगेट किस किस चीज़ को करता है, और फाइनली हमने दो पॉपुलर क्लासिकल पुराने जो डॉस अटैक होते थे वो हमने एक्सप्लोर किए कि आपकी नेटवर्क फ्लडिंग और सेंस स्पूफिंग से कैसे डिनायल ऑफ सर्विस कॉज किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, अब इंशाल्लाह आई थिंक हमारी मुलाकात शायद ईद के बाद होनी है मेरे ख्याल में, तो इन दैट केस ईद मुबारक, पेशी ईद मुबारक, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी तारीख तो देते जाएं। सर अल्लाह हाफिज। हाँ जी हमजा, आपने कुछ सर सवाल करना है? सर क्वेश्चन नहीं करना था, मैंने ये कहना था सर, आपने असाइनमेंट की ना डेडलाइन बढ़ाई थी, लेकिन LMS पे न्यू डेट अपडेट नहीं हुई सर। वो न्यू डेट ही मैंने बढ़ाई थी, मैंने एक्सेप्टेंस का जो फोल्डर है उसमें मैंने बता दिया था कि 6 दिन ऊपर तक एक्सेप्ट कर सकता है। ये मैं अपनी क्लासों में बता चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। ठीक हो गया। ड्यू डेट के बाद 6 दिन बाद भी आप अपना असाइनमेंट डाल सकते हो। फ्राइडे तक सर। फ्राइडे तक है बस, ठीक है फिर। ठीक हो गया सही है, सर। थैंक यू। अल्लाह ठीक है, हाफिज। ऑलराइट देन, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।